चलिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट में मिलेगा आपको, प्राइमेट मैमल्स में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कई बार क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि सर काऊ में होता है क्या, है ना, डॉग्स कैट में होता है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो होता है ना। वो मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा होता है, बट दे आर नॉट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दे आर ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ईस्ट्रस साइकिल वो है। और जो प्राइमेट मैमल है, प्राइमेट में क्या क्या आएगा, प्राइमेट में काऊ डॉग, कौन है, कौन है प्राइमेट, कौन है, मंकी, एप्स और ह्यूमंस। ठीक है, तो मंकी, एप्स और ह्यूमंस में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा। ठीक है, बाकी में ईस्ट्रस साइकिल मिलेगा। चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का एज अलग अलग बुक में अलग अलग वेरी करता है बेटा, 9 to 12 ईयर्स ले सकते हो आप, है ना, 9 to 11 ईयर देता है, 10 to 13 ईयर्स भी देता है। तो मैं एक एवरेज 9 to 12 ईयर्स मैंने दे दिया है। ठीक है, और ये एंड कब होता है ये, है ना, एंड कब होगा, एट द एज ऑफ 45 to 55 या 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है क्या बोलते हैं उसको, मेनार्के। और जो एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन दैट इज लास्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, मेनापॉस। ठीक है, चलिए अब इसको ऊपर टांग देते हैं अपन। तो मेनार्के एंड मेनापॉस ध्यान रखेंगे। चलिए, तो मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा भाई, किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ये इसका जो इंडिकेशन है ना, जैसे कोई भी एक फीमेल प्यूबर्टी एज अटेन किए, ठीक है, कोई भी एक फीमेल प्यूबर्टी एज अटेन किए, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, इसका इंडिकेशन क्या होता है, दैट इज द ब्लीडिंग फेस। ठीक है, तो किसी भी फीमेल में जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट इज मेनार्के स्टार्ट होगा विथ ब्लीडिंग, है ना, इसीलिए हम ब्लीडिंग से ही साइक्लिक स्टेज को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, पढ़ने की बात कर रहा हूँ। बट होता वो प्रोलिफरेटिव फेज से, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, देन ओव्यूलेशन होगा, देन सारा प्रोसेस, लास्ट में एक्चुअल में ब्लीडिंग होता है। बट थ्योरेटिकली हम जो रीड करते हैं या पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है भैया, जो कहाँ से आएगा, हाँ ब्लीडिंग फेज से। तो इसीलिए हम लोग साइक्लिक चेंजेस जो है ना, जब हम पढ़ते हैं या बुक में जो भी अपन फ्लो चार्ट देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, उसका ग्राफ देखते हैं, वो मेनली ब्लीडिंग फेज से चालू करते हैं, क्योंकि दे आर द इंडिकेशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो थ्योरेटिकली अगर देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग ब्लीडिंग फेज से स्टार्ट होता है। समझ आ गया बात, ठीक है। तो अपन देखेंगे बेटा, इसीलिए ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, तो ब्लीडिंग फेज जो है वो अलग अलग में अलग अलग वेरी करता है, इसलिए इसका एक रेंज है 3 to 5 डेज। तो ब्लीडिंग फेज जो है वो 3 to 5 डेज का होता है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इसके कितने स्टेप्स होते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितने डेज का होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज या उसी को ब्लीडिंग फेज बोलते हैं और उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल का मतलब ही ब्लीडिंग होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही मतलब होता है ब्लीडिंग साइकिल जो है वो साइक्लिक, एक बार आने के बाद दोबारा कब से वापस ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। तो एक बार ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कितने दिन बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, तो ये साइक्लिक साइक्लिक चलते रहता है, एक पर्टिकुलर डेज में रिपीट होता है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। साइकिल का मतलब समझ रहे हो ना, कोई एक चीज यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर यहाँ से चालू हुआ, फिर वापस आया। ठीक है, कितना क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलो, तो क्यों बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ही हो गया। ब्लीडिंग फेज 3 to 5 डेज का होता है।
डिपेंड करता है कि 3 4 5 6 7 डेज तक भी जाता है किसी किसी में। चलो देन उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड, आफ्टर ब्लीडिंग फेज कौन सा फेज होगा बेटा? हाँ, फॉलिक्यूलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि जो ग्रेफिन सॉरी ये जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल है ना, ग्रेफिन फॉलिकल, ये मैच्योर होना चालू होता है। ठीक है, समझ आ रहा बात? तो ये बस अभी मैं डेज लिख रहा हूँ, फिर अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कितने डेज का होता है? यहाँ से चालू होगा आफ्टर 5 से, तो 6 to 14 डेज या 13 डेज इसको ले सकते हो आप, 6 to 13 डेज है ना। मतलब 6th डे से लेकर के 13th डे तक के अपन लेंगे। ठीक है, किसमें क्या क्या होगा वो भी देखेंगे। देन उसके बाद क्या आएगा बेटा? लुटियल फेस आएगा, ओव्यूलेटरी फेस, ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस में क्या होगा? दैट इज द 14th डे। अपन लेते हैं बट एग्जैक्ट 14th डे में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, 14th डे अपन लेते जरूर है बट वो रेंज होता है ना, कि भाई मान के चलो कि 12 से 16 दिन तक, 17 दिन तक भी अपन लेते हैं, है ना। 11-12 से लेकर के 16-17 दिन तक के भी रेंज होता है कि भैया इस बीच ओव्यूलेशन हो सकता है। तो 14th डे में ही होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, 2-3 दिन पहले भी हो सकता है, 2-3 दिन बाद में भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, देन उसके बाद नेक्स्ट लूटियल फेस। लूटियल फेस में क्या होगा भाई? मेनली जो कॉर्पस लूटियम से हार्मोन बनता है उसके कारण जो भी चेंजेस होता है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? लूटियल फेस। तो ये आपका 15th डे से लेकर के 28th डे तक के चलेगा। ठीक, अब इसके बाद वापस क्या रिपीट होगा? फिर से ब्लीडिंग फेस, है ना। फिर ये ब्लीडिंग फेस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये वापस फिर से वहां जाएगा। ठीक, तो ये मैंने एक छोटा सा एक बोल सकते हैं स्टेटमेंट लिखा है। कभी कभी सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो फेस होगा, है ना, ये कौन कौन से डे में होगा, कितने दिन का होगा, और इसमें कौन कौन से हार्मोन्स यूटिलाइज होंगे, कौन सा हार्मोन का मेजर रोल होता है, ये सारी चीज़ें आती है। तो मैं जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उससे कि ब्लीडिंग फेस जो रहता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? हाँ बेटा, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ, नहीं बताओगे तो ऐसे मत करो आप लोग। हाँ बोलो, ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए, भले ही वो गलत क्यों ना हो। बताओ भाई, बताओ बेटा। FSH, हाँ बताओ जी। बोलो। हम्म, डेविड। बोलो जीतू। नहीं बताओगे? कोई नहीं बताना चाहता यार, तो छुपा के रखना मतलब नीट के लिए बचा के रखे हो। सर वो नहीं बताएंगे। बोलो। हैं? बोलो। LH में होता है? क्या होता है LH में? LH को देखा हार्मोन है, क्या होता है भाई? श्रुति, रेस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर ब्लीडिंग फेस। अच्छा, बोलो बेटा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों का 12th का है, ये आप लोगों को आता होगा मतलब। हाँ बेटा, एस्ट्रोजन। हाँ एस्ट्रोजन, और कैसे कैसे पढ़ते हो आप लोग ये सब चीज़ों को, मतलब कहाँ से पढ़ते हो? कौन है वो लोग जो पढ़ाते हैं आपको? अरे बाबा, ब्लीडिंग होता क्यों है? एंडोमेट्रियम की वॉल, एक्चुअल में ये मैं लास्ट में बताता हूँ बट डायरेक्ट अभी बता दे रहा हूँ, याद रहेगा करके। चलो अब ज़्यादा बेटर है मैं इसको पूरा थ्योरेटिकली समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, थ्योरी लिखने से अच्छा है। इसको मैं लास्ट में फिर इसका एक एक हार्मोन का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखूंगा, अभी रटने जैसा हो जाएगा अगर आपको मालूम नहीं है तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है,
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, देखो यही होता है रटने से, है ना, मैक्सिमम जब रट लेते हैं ना अपन लोग, तो ऐसे ही आंसर आता है। अब इसको ध्यान से समझते जाना। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर कोई किसी फीमेल में जो है यूट्रस को निकाल दे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा? है? चलेगा? ओवरी को निकाल दें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। और यूट्रस को निकाल दें तो चल जाएगा? चल जाएगा। मतलब आप तो ऐसे बोल रहे हो, कॉफी चाय चलेगा, चाय, कॉफी नहीं चलेगा, मतलब ओवरी नहीं चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। मतलब चाय कॉफी की बातें हो रही है यहाँ पर। चाय चलेगा, कॉफी चलेगा, मनीष? कुछ नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? ये है आंसर। क्या है आंसर? कुछ नहीं चलेगा, है। ओवरी और यूट्रस दोनों चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग जो होता है वो यूट्रस के कारण होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम के कारण, और यूट्रस ही नहीं रहेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। और ब्लीडिंग का मतलब ही मेंस्ट्रुएशन होता है। ब्लीडिंग जो बोलते हैं ना, ब्लीडिंग का मतलब ही मेंस्ट्रुएशन है। मेंस्ट्रुएशन का ही दूसरा वर्ड ब्लीडिंग है। या मैं ऐसे सिंपली बोलूं तो ब्लीडिंग को ही एक वर्ड दिया गया है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। और ब्लीडिंग का जो साइक्लिक प्रोसेस होता है कि आज ब्लीडिंग हुआ, फिर एक महीने बाद ब्लीडिंग होगा, ठीक है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बीच में जो भी साइक्लिक चेंजेस होता है ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आता है। तो भैया ये हो कहाँ रहा है? यूट्रस में। उसी को निकाल दी और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा सर, चलेगा चलेगा, ठीक है। ठीक है। चाय कॉफी बना रहे हैं, ठीक है। तो भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ओवरी और यूट्रस दोनों का होना जरूरी है। चलो यूट्रस का मैंने बता दिया कि भैया यूट्रस के अंदर जो हमारा एंडोमेट्रियम है उसका वो ब्रेक डाउन होगा और ब्लीडिंग होगा, तो ये मेंस्ट्रुएशन कहलाएगा। तो ओवरी का होना जरूरी है क्या? एग के रिलेशन में मत बताओ। जरूरी है। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक फीमेल में ओवुलेशन, समझते हो ना आप सभी लोग, ओवुलेशन नहीं हुआ, किसी महीने ओवुलेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो ओवुलेशन नहीं हुआ अगर, तो क्या मेंस्ट्रुएशन हो सकता है या नहीं होगा? बाप रे, मतलब थोड़ा सा मेरे को शर्म आ रहा है, 12th होने के बाद, मतलब अगर ये स्थिति है, समझ रहे हो, मतलब इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है आपको, मतलब थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, ज्यादा बेटर है, पूरा समझाने के बाद पूछूंगा तो शायद, शायद, शायद आंसर आपको आ जाए। चलिए बेटा देखते हैं। यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ओवरी का पढ़ के आए हो आप लोग? चलो ये डायग्राम के थ्रू बताएंगे, वो फ्लो चार्ट को बाद में देखना। व्हाट इज दिस? क्या है बेटा ये? इट इज अ एंडोमेट्रियम। ये क्या है? ये भी एंडोमेट्रियम है ना। ये क्या है? ये भी एंडोमेट्रियम है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे भैया, ये एंडोमेट्रियम है। अब यहाँ पर ना जो हार्मोनल रिलेशनशिप है यूट्रस और ओवरी के साथ में, उसको अपन देखेंगे। चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू कब होगा भैया? प्यूबर्टी से, ठीक है। तो प्यूबर्टी से चालू होगा, तो मैं एक वही वाला स्टाइल बता रहा हूँ कि जब प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, मतलब फीमेल को जब पता नहीं चलेगा उससे पहले क्या हुआ होगा उसकी बॉडी में। समझ आ रहा बात? मेंस्ट्रुएशन तो सबसे लास्ट में होता है, लेकिन हम पढ़ते हैं उसको पहले में है, क्योंकि मालूम ही उसी से चलता है ना। तो सबसे शुरुआत कैसे हुई होगी, है ना, सबसे शुरुआत कैसे होगी, क्यों ब्लीडिंग होता है, ये सब अपन देखेंगे धीरे धीरे। तो इसके लिए अपन स्टार्ट करेंगे भाई, प्यूबर्टी में मैंने क्या बताया था, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सबसे वाह, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा बेटा? जीएनआरएच। जीएनआरएच
कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या बनेगा बेटा? जीएनएच। जीएनएच जो है वो दो टाइप के हार्मोन का कॉम्बिनेशन है, एफएसएच और एलएच। जैसे ही कोई एक फीमेल प्यूबर्टी एज में एंटर करते हैं, उनके हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन्स रिलीज होना चालू होगा, और ये जो हार्मोन्स है एफएसएच और एलएच, ये क्या करेंगे बेटा? इनका एक्शन जो है वो गोनेट्स पर होगा, बिकॉज दे आर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ एक्ट करेंगे बेटा? कहाँ एक्ट करेंगे? हाँ, तो इनका एक्शन होगा ओवरी में। इनका एक्शन कहाँ होगा? ओवरी में। तो ओवरी में क्या एफएसएच और एलएच जब एंटर करते हैं पहली बार, तो उनका एक्शन किस पे होता है ओवरी में? एफएसएच एलएच मेनली ओवरी के अंदर किसको स्टिमुलेट करते हैं? फॉलिकल सेल। और अब बताओ। और जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, उससे क्या होगा? वो तो पहले बन चुका है। हाँ भाई, जो प्राइमरी oocyte जो कौन से स्टेज में रुका है? म्योसिस वन के प्रोफेस वन में जो रुका हुआ है, उसको वो रीस्टार्ट करवाएगा एफएसएच एलएच मिल करके। साथ में ये एफएसएच और क्या काम करेगा? जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको स्टिमुलेट करके फॉलिकुलर सेल्स बनाएगा और ग्रेनुलोसा सेल बनाएगा। मैंने आप लोगों को वहाँ पर जो ओवरी का स्ट्रक्चर है उसमें मैंने बताया था कि ये एफएसएच और एलएच जो है ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो चलो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शरी फॉलिकल। देन उसके बाद ये क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, तो इन सभी को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? एफएसएच और एलएच। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल से कौन सा टाइप का हार्मोन रिलीज होता है? बोलो, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। तो ये टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन बनेगा? एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है? ये एस्ट्रोजन अब इस एंडोमेट्रियम की वॉल पे एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम की वॉल को स्टिमुलेट करेगा, और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये अब प्रोलिफरेट होना चालू होगा। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? उसमें ग्रोथ होना। ठीक है, प्रोलिफरेशन मतलब कोई चीज का ग्रो होना, ग्रोथ होना। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब जैसे ही एस्ट्रोजन जो है इस एंडोमेट्रियम की वॉल पे एक्ट करेगा, तो एंडोमेट्रियम किससे बना रहता है बेटा? देखते हैं, इट इज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। पढ़ के तो नहीं आए हो आप लोग, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैंने बोला भी था ओवरी के स्ट्रक्चर को पढ़ के आना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो रहता है इट इज अ वास्कुलर। ठीक है भाई, अब देखो सीधी सी बात है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो यूट्रस है वो मेनली किसके लिए बना है? टू होल्ड द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो ग्रो करेगा। कोई भी सेल्स ग्रो या मल्टीप्लाई तभी करता है जब उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के किसी भी सेल को न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन सप्लाई करना है, तो उसके लिए अपने पास क्या साधन है? कैसे जाएगा वो? ब्लड के थ्रू। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग आ रहा है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ब्लड वेसल की सप्लाई होनी चाहिए। तो भाई जितना बड़ा ऑर्गेन होगा उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो होते जाएगा, तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए ये जो एंडोमेट्रियम है, जो कि वास्कुलर है, ऑलरेडी पहले से ब्लड वेसल्स हैं इसमें, इसका जो वास्कुलर लेयर होता है, जो ब्लड वेसल की लेयर होती है, वो और थिक होगी। और थिक होगी मतलब उसमें ब्लड वेसल्स और ज़्यादा नए बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ग्लैंडुलर सेल्स और ज़्यादा थिक होगा। तो ग्लैंडुलर सेल्स थिक होगा, ब्लड वेसल की सप्लाई और इंक्रीज होगी। समझ आ रहा है? नए नए ब्लड वेसल्स बनेंगे इसमें। तो ये नए नए ब्लड वेसल्स बनेंगे, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? इस एंडोमेट्रियम की वॉल को और थिक करेगा। तो थिक करने का मतलब क्या है? थिक करने का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा अलग कलर में कर रहा हूँ, इधर देखो। और थिक कर रहा है, ये थिक करने का मतलब क्या है बेटा? बताओ। ब्लड वेसल्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो ये ब्लू कलर में जो मैं बता रहा हूँ, ये ब्लड वेसल की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। नॉर्मल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, नॉर्मल कौन सा है? ये वाला। कौन सा, ये कौन सा कलर है?
ऑरेंज। और ये कौन सा कलर है? हाँ। तो तो ये क्या है बेटा? ये न्यू लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। चेक कर रहा हूं आप लोगों का आंख वाँख ठीक है कि नहीं। हाँ। तो ये न्यू लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये जो न्यू लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है भैया? एस्ट्रोजन। एकदम ध्यान से समझते जाना, बस बाहर लिखो खो मत यार, ये ना लिखा पढ़ी वाला काम मत करो, जब बोलूंगा तब लिखते जाना, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? ये जो प्यूबर्टी एज चालू हुआ, हाइपोथैलेमस देन एंटेरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आया, ये हार्मोन कहाँ एक्ट कर रहा है? यूट्रस पे नहीं कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है? ओवरी पे कर रहा है। तो ओवरी पे क्या हो रहा है? पिछले क्लास में आप लोग देखे हैं क्या हो रहा है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल। देन कहाँ से एस्ट्रोजन बनता है? टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ बताओ, टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल में कहाँ से बनता है एस्ट्रोजन? हाँ नहीं पता, हाँ बताओ। हाँ, नहीं पता है, वही तो पूछ रहा हूँ, ग्रेफिन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में कहाँ से बनता है? हाँ बोलो। हाँ। और बोलो, यही लाइन से पूछूंगा ऐसे। हाँ। नहीं आया था पिछले क्लास में। बहुत बढ़िया काम करते हो। आप बताओ बेटा। नहीं पता है, आप बताओ। आप बताओ। नहीं पढ़े हो, आप बताओ। नहीं पता। आप। हाँ। और फॉलिकुलर सेल, थीका इंटरना और फॉलिकुलर सेल या ग्रेनुलोसा सेल। याद आ रहा है, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। ये क्या है भैया? हमारा सेकेंडरी यू साइड है, इसके ऊपर ऐसा 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 ऐसा। फिर उसके बाद ये हमारा सेल, देन यहाँ पर मैंने सेल्स बताया था, दैट इज थीका इंटरना, और ये ग्रेनुलोसा सेल और फॉलिकुलर सेल। यहाँ से बनता है एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन जो ओवरी से अब निकलेगा बेटा, वो कहाँ एक्ट करेगा? एंडोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करना चालू कर देगा। तो थिक करने का मतलब क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम को बढ़ाएगा, ब्लड वेसल के सप्लाई को इंक्रीज करेगा। क्यों? ताकि जब यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो तो उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मिल सके। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है बात आप लोगों को? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्लड वेसल को बढ़ाना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे कि ग्रेफिन फॉलिकल जो है, एक समय के बाद क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा, और इसके अंदर का जो एग है वो बाहर आ जाएगा। तो ये एग बाहर आ गया, इट इज अ सेकेंडरी oocyte। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है भैया? है ना? तो LH। तो यहाँ ये जो हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन FSH एंड LH बोथ होता है, बट LH की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, FSH LH दोनों ही एक्ट करते हैं, बट LH की क्वांटिटी ज्यादा होती है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो इसीलिए ओवुलेटरी हार्मोन मेनली हम LH को मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि FSH का कोई रोल नहीं होता है। जब आप डायग्राम में देखोगे जो ग्राफ है, तो ग्राफ में FSH भी है और LH भी है, बट LH की क्वांटिटी इज ग्रेटर देन FSH। FSH के मुकाबले उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। क्लियर है बात? इसको LH सर्ज बोलते हैं, इसको LH सर्ज। सर्ज मतलब एकदम बढ़ जाना कोई चीज। तो LH सर्ज के कारण ओव्यूलेशन हुआ, ये बाहर आया। अब इधर ध्यान से देखेंगे। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि जैसे ही ग्रेफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है, हाँ, देन उसके बाद ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है। किस में बदलता है भाई? कॉर्पस लूटियम। अभी थोड़ा हौच पौच हो गया, इसलिए ध्यान से देखते जाओ। कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन निकला कहां से? कॉर्पस लूटियम ऑफ ओवरी, और जाएगा कहां? एंडोमेट्रियम में। तो ये एंडोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग होता है एंडोमेट्रियम में एक्शन के मतलब एंडोमेट्रियम में जो एक्शन करता है, तो उस रेस्पेक्ट में एस्ट्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये इतना पतला लेयर बना रहा है एंडोमेट्रियम का, कौन? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ने पहले आया, एस्ट्रोजन पहले आया, एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक किया, देन उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन आता है और एंडोमेट्रियम की वॉल को बहुत ज्यादा थिक करना चालू करता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ। ठीक है। तो अब ये जो है बहुत ज्यादा ही ग्रोथ करना चालू करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये ऐसा समझ आ रहा है? देखो बहुत ज्यादा थिक कर दिया। नॉर्मल कहाँ था?
ये एस्ट्रोजन का ये, देन उसके बाद बाकी ये दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा थिकनेस बढ़ रहा है। तो धीरे 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 समय के साथ कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे एंडोमेट्रियम की वॉल थिक होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा बात? बट कब तक, कब तक ऐसा होगा? क्योंकि हर चीज किसी ना किसी कारण से होता है इस दुनिया में, है ना? हर चीज का एक कारण होता है। तो भाई अब मैंने आपको बताया था कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है ये थिक हो रही है, ये इसका कारण क्या है, क्यों थिक हो रहा है? किसके कारण हो रहा है नहीं पूछ रहा हूं, किसके कारण, मतलब किस लिए, उसका उद्देश्य क्या है? हाँ भाई, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, उसको नरिशमेंट देना है ना, उसको प्रोटेक्शन देना है, उसी के लिए हो रहा है। अगर एम्ब्रियो नहीं होगा तो भाई सीधी सी बात है, जैसे किसी के घर में जैसे बच्चा बच्चा आने वाला रहता है, तो पैदा होने से पहले ही सारा इंतजाम, घर साफ सफाई, समझ रहे हो, गुब्बारे उब्बारे, खिलौना, हाँ, कितना बढ़िया सजा के रखते हैं, और पालकी वालकी, झूला उला, फिल्मों में दिखाता है ना ऐसा, एकदम बढ़िया घर में एकदम ज्यादा खुश। ठीक है, और कभी कभी पैदा होते समय कुछ अनहोनी हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये जो भी रूम वूम है उसको क्या करते हैं फिर गुस्से में? हाँ, बर्ड्स भी पढ़ना चाहते हैं खिड़की के बाहर से। आ जाओ, फीस नहीं लेंगे आपसे। वो एक शिष्य था ना, जो एकलव्य, जो गुरुकुल से बाहर रह के छुप के पढ़ता था। पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं, करने वाले कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना? मेहनत करने वाले जो हैं, जो एकदम जिनके में जुनून रहता है, वो कहीं से भी कुछ भी कर लेते हैं। चलो अब आगे आते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू बोल रहे हैं मेरे को कबूतर। बस बस बस, ठीक है। हाँ चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, कि ये जो जैसे भाई पालकी वालकी सब सजा वजा के रखते हैं, और कुछ अनहोनी हो गई, फिल्मों में जैसे दिखाता है, तो आगे पूरा तोड़ फोड़, पूरा तोड़ फोड़ चालू हो जाता है। समझ आ रहा है? तो सेम वही सीन यहाँ पर भी है। अगर फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, है ना, या अर्ली एम्ब्रियो यहाँ नहीं आया, तो भैया ये सारा तामझाम, साज सजावट अजावट किस काम का? तो सबको तोड़ा जाएगा। भाई जरूरत नहीं है तो क्यों रखेंगे, है ना? समझ आ रहा है? पागल थोड़ी ना है कि खाली झूला झुलाते रहेंगे, नहीं होता ना, या तो पागल होते हैं या तो पूरा साफ कर देते। तो अब क्या होगा बेटा, कि जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ पर जिसके लिए सारा इंतजाम हुआ था वो तो आया ही नहीं, आया ही नहीं, तो आया नहीं, तो अब इसको साफ करो यहाँ से, इतना जो तामझाम फैला के रखे हैं। कभी कभी होता है ना, नेताजी आने वाले हैं, पूरी कुर्सियां लगाए हैं, पता पड़ा नहीं आए, तो सफाई चालू। तो अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा बेटा, कॉर्पस लूटियम क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ये बनाते जाएगा, ये भी एक लिमिट तक बनाएगा। उसके बाद जब कॉर्पस लूटियम को सिग्नल नहीं मिलता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, कॉर्पस लूटियम को जब सिग्नल नहीं मिलता है कि भैया एम्ब्रियो बन रहा है या फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, ये अगर पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये सारा इंतजाम को हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही कॉर्पस लूटियम को कोई सिग्नल नहीं मिला, जैसे ही कॉर्पस लूटियम को, ये सिग्नल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो जैसे ही इसको सिग्नल नहीं मिला, तो ये कॉर्पस लूटियम समझ जाएगा कि भैया मैं जिस उद्देश्य के लिए बना था अब वो उद्देश्य नहीं रहा। तो अब कॉर्पस लूटियम को सिग्नल या स्टिमुलेशन नहीं मिलने के कारण कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाता है, मतलब धीरे धीरे मरना चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम जो रहता है उसका साइज डिक्रीज होगा। तो और क्या डिक्रीज होगा, प्रोजेस्ट्रॉन। फिर जैसे ही कॉर्पस लूटियम का साइज जो रहता है ये डिक्रीज होना चालू होगा, वैसे वैसे प्रोजेस्ट्रॉन का क्वांटिटी कम होना चालू हो जाएगा। तो भाई जैसे अब ये जो एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल है, इसको मेंटेन कौन करके रख रहा था,
प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन ही ब्लड वेसल को मेंटेन करके रख रहा था। अगर प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे कम होते जाएगा तो यहाँ पर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसको नरिशमेंट के लिए जो स्टिमुलेशन मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है अब। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये सिकुड़ना चालू होगा, धीरे धीरे ये सिकुड़ना चालू होगा, ऐसा धीरे धीरे ये सिकुड़ना चालू होगा, ऐसा समझ आ रहा है बात, धीरे धीरे सिकुड़ना चालू होगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि प्रोजेस्टेरॉन धड़ाम से कम हो जाएगा, एकदम तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम पूरा खत्म हो गया। कॉर्पस लुटियम जब पूरा खत्म हो जाएगा, समझ रहे, एकदम स्मॉल हो जाएगा, तो अब प्रोजेस्टेरॉन भी एकदम लिमिटेड होते होते एकदम लो क्वांटिटी में आ जाएगा, और एक समय के बाद बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी ना के बराबर रहेगी, क्योंकि कॉर्पस लुटियम को जिंदा रहने के लिए सिग्नल नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा बात? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण इसको जो सिग्नल मिलना चाहिए वो सिग्नल नहीं मिला। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है तो इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है ना। तो सिग्नल नहीं मिलने के कारण कॉर्पस लुटियम का साइज डिक्रीज होते जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का क्वांटिटी कम होते जाएगा। एक समय आएगा कॉर्पस लुटियम बिल्कुल डेड हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाएगा, या सबसे लास्ट लेवल पे आ जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ड्रास्टिकली कम होता है, वैसे ही इस ब्लड वेसल को मेंटेन करने का जो स्टिमुलेशन है वो खत्म। तो ब्लड वेसल को मेंटेन करने का स्टिमुलेशन जब खत्म हो जाता है तो ये सारा ब्लड वेसल टूटना चालू करता है, सारा ब्लड वेसल अब टूटना चालू करेगा। तो बेटा जब ब्लड वेसल फटेगा तो उससे क्या बाहर आएगा भाई? ब्लड वेसल से ब्लड ही बाहर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड वेसल यहां पर ब्रेक होगा तो यहां से अब क्या रिमूव होगा? ब्लड। तो ये ब्लड जो रहता है अब ये बाहर आएगा। ठीक है, तो यूट्रस से ब्लड पूरा टूट, ब्लड वेसल टूट टूट के जो ब्लड है, ब्लड वेसल टूटने के कारण जो ब्लड है वो पूरा इसी वेजाइनल कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव होगा। और ये जो ब्लड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसी को अपन मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये जो ब्लीडिंग स्टेज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई ब्लीडिंग फेस अकर्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लीडिंग फेस? लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, देयर इज अ ड्रास्टिकली डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। समझ आ गया? देयर इज अ ड्रास्टिकली डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। ठीक, फॉलिकुलर फेस और प्रोलिफरेटिव फेस, चलो अब एक एक करके इसको आगे देखेंगे। यहां तक समझ आ गया है ना? यहां तक समझ आ गया। तो मैं अब स्टार्ट करूंगा भाई, मान के चलूंगा ये पहले दिन से है ना, या फिर ये जो है मान के चलो कि ये कितना दिन का हुआ? 3 to 5 डेज। तो 5 डेज के बाद जो 6th डे होगा उसमें क्या चालू होगा? अब ये जो हाइपोथैलेमस, और ध्यान से देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आ रहा है दैट इज एफएसएच और एलएच, ये क्या कर रहा है बेटा? फॉलिकल्स का ग्रोथ करवा रहा है। तो कब से चालू होगा? ये कौन से डे से चालू होगा? 6th डे से ये हार्मोन्स का एक्शन किस पे होगा? ओवरी पे होगा। तो ओवरी पे क्या स्टार्ट होगा? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। कौन सा फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल। तो ये कितने दिन तक चलेगा? 14th डे तक, दैट इज 13th डे तक के, है ना। तो 14th डे पे क्या हो रहा है? अचानक से एलएच की क्वांटिटी राइज हो जा रही है, जिसके कारण 14th डे पे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के कारण एग जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल से बाहर आ जाएगा। 14th डे कंप्लीट हो गया। देन आते हैं 15th डे। 15th डे से क्या स्टार्ट होगा भैया? कॉर्पस लूटियम बन गया। कॉर्पस लूटियम 15th डे पे बन गया। ठीक है, 15th डे पे जब कॉर्पस लूटियम बन गया तो 15th डे से कौन इस कॉर्पस लूटियम से क्या बनना चालू होगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो जैसे जैसे कॉर्पस लूटियम ग्रो करते जाएगा प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। फिर जब उसको सिग्नल नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए एक समय के बाद, ठीक है, मान के चलो एक हफ्ते के बाद, कौन सा दिन से एक हफ्ता? आफ्टर ओव्यूलेशन, 14th डे से लेकर के एक हफ्ते तक ये इसको स्टिमुलेशन मिलता है ग्रो होने के लिए। ठीक है, तो ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, कितने दिन तक के मिलेगा? एक हफ्ते तक के। ध्यान रखना 7 to 8 डेज तक के उसको क्या मिलेगा? प्रोलिफरेट होने के लिए क्या मिलेगा उसको?
सिग्नल मिलते जाएगा। तो ये जो सिग्नल इसको मिल रहा है शुरू के एक हफ्ते तक के, कि मे बी देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, मे बी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो बन सकता है, इस चक्कर में बन सकता है, इस चक्कर में प्रिपरेशन अब चालू हो गया बॉडी का। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, 14th डे के बाद 15th डे से लेकर के एक हफ्ते तक के कॉर्पस लुटियम का साइज बढ़ते जाएगा और यहां से प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, और इसके कारण एंडोमेट्रियम की वॉल का थिकनेस बढ़ते जाएगा। एक हफ्ते बाद जब पता चलता है कि भैया अब कोई भी यहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग नहीं है, कोई एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि सिग्नल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो से जो सिग्नल आता है, बताऊंगा आगे फर्टिलाइजेशन के बाद, एम्ब्रियो से एक सिग्नल आता है, अगर एम्ब्रियो बना है तो वहां से एक सिग्नल आएगा, हार्मोनल सिग्नल, ठीक है, जो इस कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करेगा। लेकिन अब एम्ब्रियो है ही नहीं, एम्ब्रियो नहीं है तो कॉर्पस लुटियम को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सिकुड़ना चालू होगा, धीरे धीरे जब ये इसकी साइज जब कम होना चालू होगा, तो ये कम होगा तो प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो एंडोमेट्रियम की वॉल भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कॉर्पस लुटियम पूरा खत्म हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी धड़ाम से कम हो जाएगा। जैसे ही ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी, ब्लड वेसल का टूटना चालू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज और ब्लीडिंग स्टेज। ठीक है, और इसी को हम मेंसेस भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो प्रोसेस है ब्लड वेसल टूटने का, है ना, और ब्लीडिंग होने का, ये 3 से लेकर, मतलब 3 का मतलब समझते हो, पहले दिन होगा ब्लीडिंग, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन तक के होगा। ठीक है, तो पहले दिन बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, दूसरे दिन मीडियम होगी, तीसरे दिन कम होगी, चौथे दिन तक मे भी हो या एकदम कम हो जाए। किसी किसी में चौथे दिन तक होता है, किसी में 5वें दिन तक, किसी किसी में 6वें 7वें दिन तक के भी होता है, डिपेंडिंग ऑन एंडोमेट्रियम वॉल कितना ग्रोथ हुआ है। समझ आ रहा बात? ठीक है, समझ आ रहा है? तो धीरे धीरे टूटना चालू होगा तो धीरे धीरे ब्लीडिंग बाहर, ब्लड जो रहता है वो बाहर आते जाएगा आते जाएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन तक जाएगा। अब उसके बाद ब्लीडिंग फेज खत्म हो गया, ब्लीडिंग फेज खत्म हो गया, मतलब ब्लड आना अब रुक गया। अब फिर से क्या करेगा बेटा, फिर से प्रिपरेशन चालू होगा कि मे भी एग बाहर आएगा, तो मे भी फर्टिलाइजेशन होगा, तो मे भी एम्ब्रियो बनेगा, तो उसके लिए पहले से इंतजाम चालू कर देते हैं। समझ आ रहा बात? ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से एक नया सिग्नल जनरेट होगा ओवरी पे, और एग बनना चालू होगा, एग रिलीज होगा, कॉर्पस लुटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरोन बनेगा, और वो उसकी क्वांटिटी को थिक करते जाएगा। इन केस अगर ये सिग्नल उतना स्ट्रांग ना हुआ किसी कारणवश, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या एफएसएच की क्वांटिटी उतना स्ट्रांग ना हुआ, सिग्नल उतना अच्छा ना हुआ, ठीक है, हार्मोन लेवल बॉडी में उतना अच्छा ना हुआ, तो इसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा। और एलएच सर्ज ना हुआ किसी कारणवश, तो एलएच सर्ज नहीं होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बाहर नहीं आएगा, ओवुलेशन नहीं होगा, और ओवुलेशन नहीं होगा तो इसका और क्या रीजन, और क्या होगा इसके आगे, कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा। विथआउट ओवुलेशन कॉर्पस लुटियम नहीं बनने वाला, वो ग्रेफिन फॉलिकल पड़ेगा वैसे का वैसे ही रहेगा। एग जब तक ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर है वो कभी कॉर्पस लुटियम नहीं बनने वाला। समझ आ रहा है? तो एग अगर बाहर नहीं निकला तो ग्रेफिन फॉलिकल वैसे ही धीरे धीरे मर जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो हैवी ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होगा, और हैवी ग्रोथ नहीं होगा तो हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बताया मेंस्ट्रुअस साइकिल या मेंस्ट्रुएशन के लिए ओवुलेशन का होना भी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होना जरूरी नहीं है, किसी में 30 दिन का होता है, किसी में 26 दिन का होता है, किसी में 35 दिन का होता है, किसी में 40 दिन का होता है, कभी कभी 45 दिन में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, किसी किसी में 1.5 महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, स्किप हो जाता है। भाई 28 डेज में होना है, नहीं हुआ 1.5 महीने में हुआ, नहीं हुआ मे भी 2 महीने बाद ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो। इसका रीजन क्या होता है? इसका एकमात्र रीजन क्या है, एफएसएच और एलएच की क्वांटिटी राइज नहीं हुई है, ओवुलेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन नहीं बना है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की वॉल थिक नहीं हुई है, और थिक नहीं होगा तो रेड्यूस भी नहीं होगा, रेड्यूस नहीं होगा तो टूटेगा भी नहीं। भाई जैसे फॉर एग्जांपल 14th डे के बदले ओवुलेशन हो गया 20 दिन में, 14th डे के बदले 20 दिन में होगा, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भैया देयर इज अ ओवुलेशन इन 20th डे इंस्टेड ऑफ 14th डे, what is the duration of its menstrual cycle? अब यहां पर आप लोग हड़बड़ा जाओगे अगर रटे रहोगे तो। भाई सीधी सी बात है कि जब भी ओवुलेशन होगा उसके एक हफ्ते तक प्रोजेस्टेरोन
बढ़ेगा, फिर उसके नेक्स्ट एक हफ्ते तक के प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, देन उसके बाद 14 दिन निकल गया ना, शुरू के 7 दिन बढ़ा प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लुटियम के कारण, फिर कॉर्पस लुटियम धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो सेकेंड वीक में, है ना, लास्ट के 7 दिन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होते जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन जब एकदम कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 20th डे पर जब ओव्यूलेशन हुआ है, अब इससे 2 हफ्ता आगे ले लो। समझ आया? तो कितने दिन का हो गया? 34 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। समझ आ रहा है? ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो ये सारा खेल किसके कारण? ओव्यूलेशन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा क्या? तो आप लोगों ने बोला हाँ चलेगा, चलेगा। नहीं होगा भैया। इसीलिए क्या होता है ना कि जो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसमें जो पिल्स होते हैं, जो पिल्स होते हैं हार्मोनल पिल्स, वो क्या करते हैं, ओवुलेशन को रोक देते हैं। जब ओवुलेशन को रोक देंगे तो एंडोमेट्रियम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ रुक जाता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होता, लेट से होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बात? 2 महीने 3 महीने में ब्लीडिंग होती है या मेंस्ट्रुएशन होता है। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्या देखना है अपने को? तो एक चीज ध्यान रखना, ओवरी मतलब यूट्रस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ओवरी भी है, और ओवरी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ओवुलेशन भी है। और इन सब के पीछे जितना हार्मोन है वो सब एग्जैक्ट क्वांटिटी में एग्जैक्ट टाइम पे सही तरीके से कम या ज़्यादा होना चाहिए। ये पूरा हार्मोन बेस्ड साइक्लिक चेंजेस है। हाँ, कभी कभी बेटा स्ट्रेस के कारण ये हार्मोन का जो सिग्नल होता है वो बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता, किसी कारणवश हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो पाया बॉडी में। बॉडी है, कभी कभी हार्मोन आगे पीछे हो जाते हैं। तो कभी कभी अगर ऐसा होता है, उसके बाद कई बार नॉर्मल चलता है, कई बार ऐसा फिर आगे बढ़ते जाता है कि मतलब अब हार्मोन का जो लेवल है वो 14th डे के बदले 20th डे पे बढ़ रहा है, तो अब वैसे ही 34-34 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा फिर उस फीमेल का। तो हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का, सबका 28 डेज नहीं होता है, किसी का 30 दिन, किसी का 32 दिन, किसी का 35 दिन, ऐसा भी होता है। समझ आ रहा है? क्या 15 डेज का? ठीक है, मतलब सिर्फ 15 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हो? वो बहुत एबनॉर्मल है बेटा, मतलब इतना कम नहीं, क्योंकि ना देखो सीधी सी बात है, ये जो साइक्लिक चेंजेस ना ओवरी का, इसी को 14th डे लगते हैं ओव्यूलेशन के लिए। तो अगर आप 14th डे पे ही अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्मोनल चेंजेस आ रहा है ना। भाई जो काम 14th डे पे हो रहा है वो 7th डे पे हो गया, मतलब ये हार्मोन जो 14 दिन में धीरे धीरे बढ़ना था, 14 दिन में धीरे धीरे बढ़ना था ना, तभी तो 14th डे पे ओवुलेशन होता है। ये 7 दिन में ही बढ़ गया, 7 दिन में तेजी से बढ़ गया, तो ओवुलेशन 7वें दिन हो गया। तो नेक्स्ट 7 दिन बाद फिर क्या हो जाएगा फिर, लेकिन उसमें भी फिर 14 दिन का अपने को एडिशन करना पड़ेगा, 7 + 14 21 डेज का हो जाता है। समझ आ रहा है? 21 डेज का होगा ना बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे का नहीं होगा। अब 14th डे करना है तो 7th डे पे ओवुलेशन करना है, जो कि 14th डे पे होता है जनरली। 7th डे पे ओवुलेशन करना है, और 3 दिन में ही प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी गिरना चालू हो जाएगा, जबकि 1 हफ्ता लगता है, कम से कम 1 हफ्ता होना चाहिए। 7 दिन के आसपास का एवरेज है, 7 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ते रहता है। अब अगर आपको 14th डे पे मेंस्ट्रुएशन कराना है तो 7 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ेगा, 3-4 दिन तक बढ़ेगा, और 3-4 दिन में ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, तब 14th डे पे मेंस्ट्रुएशन होगा। तो ये एबनॉर्मल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन हार्मोन लेवल है, ठीक है। तो उसको फिर मेडिसिन से सुधारा जाता है। किसी किसी का 1.5 महीने में मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उसको वापस पटरी पर लाने के लिए फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रहा बात? किसी किसी का मेंस्ट्रुएशन 2 महीने में हो रहा है, रुक गया, तो भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सब हार्मोनल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन्स की मदद लेते हैं, या हार्मोन्स का सब्स्टिट्यूट टैबलेट्स लेते हैं, सब ऐसा होता है। समझ आ रहा, समझ आ रहा है सब? ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखेंगे कि भैया ये जो 16 to 13th डे हो रहा है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, चलो यहाँ पर पहले अपन देख लेते हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है बेटा? दैट इज अ लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलो अब इसका बताओ, ये जो 16 to 30th डे हो रहा है, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एफएसएच और
एल एच, यही क्वेश्चन आता है। इसके लिए 14th डे पे जो ओव्यूलेशन हो रहा है, कौन सा हार्मोन? एल एच, है ना, लूटियल फेस। अब क्या होगा 15th डे से 28th डे तक के कौन सा हार्मोन का खेल चलेगा? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्ट्रॉन एब्सेंट होगा कि प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट होगा, और इसमें प्रोजेस्ट्रॉन एब्सेंट हो जाएगा, तब ये इवेंट होगा, और यहां पर प्रेजेंट होगा तब ये इवेंट होगा। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट डायरेक्ट याद करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। समझ आ गया? क्लियर हो रहा है? ये चारों स्टेप समझ आ रहा है? ठीक है। यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैच दी फॉलोइंग के रूप में आता है आजकल, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है आजकल। तो ये सब के लिए ना आपको ना कॉन्सेप्ट बढ़िया पता होना चाहिए, पूरा हार्मोन लेवल, मतलब हाइपोथैलेमस से लेकर के ओवरी से लेकर के पूरा यूट्रस तक के क्या इवेंट चल रहा है, ये एकदम टॉप टू एंड अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो कोई सा भी क्वेश्चन है बेटा, कोई भी कितना भी कठिन क्वेश्चन पूछ ले, बन जाएगा। और यहाँ से अच्छे अच्छे कठिन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे बेटा? वो जो ग्राफ है ना, जो लेवल है उसको देखेंगे। बहुत आसान है, इसमें मेरा लोड नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अपने नोट्स इसमें डालूंगा, है ना, ये कर नहीं पा रहा हूँ मैं। चलो, अब ये जो एनसीईआरटी वाला जो अगर आप देखोगे, है ना, मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूँ। हंसना चाहते हैं तो अपन हंस सकते हैं, ऐसा अच्छा होता है हंसना वैसे। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा, ये कोई चीज को क्या दिखा रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। शुरू में बहुत ज्यादा है ना, ऐसा, ये। ठीक। चलिए, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चलिए, तो ये पहाड़ नुमा, ये जो है ये क्या चीज है? इट इज अ एंडोमेट्रियम। ठीक है। ये क्या चीज है बेटा? ये एंडोमेट्रियम है ना, ये क्या है? ये एंडोमेट्रियम। समझ लो इसको। ठीक। चलो, तो सबसे पहले जो है हार्मोन जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ बेटा, कहाँ से चालू होता है? मेंस्ट्रुएशन के लिए हार्मोन सबसे पहले कहाँ से चालू होता है निकलना? वाह, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ठीक है, इसीलिए देखो जो आपका ये जो ग्राफ है उसमें सबसे ऊपर में कौन सा हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कौन सा भैया? एल एच एफ एस एच। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? हाँ, एल एच एंड एफ एस एच। ये क्या है जो पीक पे है? नहीं नहीं, मैं वो यहाँ से ग्राफ देख रहा था। ये क्या है? एफ एस एच। ठीक है। तो यहाँ पर को मैं थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हो एक लाइन खींची हुई है ना, ये लाइन कहाँ पर की है? 14th डे की है। अरे यार, ठीक है, ये 14th डे की है। ठीक है, 14th डे का है, तो ये 0 डे होगा, और ये 28 या 29 डेज होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ये हार्मोन का एक्शन कहाँ होगा बताओ? एंटीरियर पिट्यूटरी एक्शन कहाँ होगा? ओवरी में। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? ओवरी। ओवरी में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा है ना, ये ऐसा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये क्या निकल रहा है भैया? एग और सेकेंडरी oocyte। तो ये ओवेरियन इवेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एफ एस एच एल एच।
अचानक से ये बढ़ा, ग्रेफिन फॉलिकल फट गया, वहां से एग रिलीज हो गया। अब क्या बनेगा ओवरी में, और क्या बनेगा यहाँ पर, कॉर्पस लूटियम, ये कॉर्पस लूटियम। अब मुझे बताओ कि एस्ट्रोजन जो है वो इससे बनेगा या इधर से बनेगा, इधर से बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है, एस्ट्रोजन का लेवल अब इधर बनना चालू होगा। कितना सारा कलर है। एस्ट्रोजन शुरू में था क्या, नहीं, अब ये देखो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रहा है, ऐसा। समझ आ रहा है कहाँ से बढ़ना चालू हो रहा है, थोड़ा सा डायग्राम उसमें देख लो, उसमें ज़्यादा अच्छे से है। कहाँ से बढ़ना चालू हो रहा है, हैं? ऐसा, ठीक है, ये पीक पे जाएगा। तो ये कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। वो ग्राफ इसमें लोड हो जाता तो और अच्छा रहता, कोई बात नहीं। ये एस्ट्रोजन कहाँ से बनेगा भैया, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, है ना, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्रेफियन फॉलिकल से हमारा एस्ट्रोजन बन रहा है। ये एस्ट्रोजन का लेवल का ग्राफ है। तो देखोगे आप शुरू में नहीं बढ़ा है, फिर धीरे से आगे बढ़ गया, टर्शरी फॉलिकल डेवलपमेंट चालू हुआ, साथ साथ एस्ट्रोजन का भी लेवल आगे बढ़ते जा रहा है। और ग्रेफियन फॉलिकल जब अपने पीक पे था तो एस्ट्रोजन भी अपने पीक पे था। अब दूसरी चीज, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल कुछ ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ी सी नॉर्मलाइज है। ये बढ़ना कब से चालू हो रहा है, जब एस्ट्रोजन बढ़ना चालू हो रहा है, तो साथ ही साथ ये भी बढ़ना चालू हो रहा है ना, ये देखो ना ऊपर चढ़ रहा है, ये यहाँ तक हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है। देन उसके बाद अब ये जो महाशय ये क्या है, इट इज कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। अब प्रोजेस्ट्रॉन इधर से बनना चालू होगा कि इधर से, इस साइड से, क्यों, कॉर्पस लूटियम है। तो अभी तक अगर हम देखें तो प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल है वो नॉर्मलाइज है, देखो, हाँ। फिर अचानक से कॉर्पस लूटियम बनने के साथ साथ ये बढ़ना चालू हुआ। कॉर्पस लूटियम का साइज बढ़ेगा ना बेटा आगे, और ये ऐसा है ना, ये ऐसा, उसमें जगह नहीं है थोड़ा सा। तो ये क्या चीज है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन जब बढ़ना चालू होता है तो अगर आप देखोगे तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल और तेजी से ऊपर जा रही है, ये क्या एंडोमेट्रियम है। तो एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ा तो दिया लेकिन बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं किया एंडोमेट्रियम की वॉल को। प्रोजेस्ट्रॉन के आने से देखो इसका ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, एक समय तक बढ़ेगा, उसके बाद जब इसको सिग्नल नहीं मिला कि भैया कुछ हुआ ही नहीं इधर, है ना, मतलब कुछ नहीं है इधर, तो अब क्या होगा, कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डिजनरेट होना चालू होगा और उसके साथ में प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू होगा, एक समय के बाद एकदम ऐसा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ऐसा। समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है आप देखोगे एंडोमेट्रियम भी कम होता जाए, एक समय के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल ये देखो अब एकदम बिल्कुल गया। जैसे ही ये गया इधर इधर ब्लीडिंग चालू हो गया, जिसको यहाँ दिखाया गया है। समझ आ रहा है बात। ये यहाँ तक कम हुआ, ये कम हुआ, फिर जैसे ही गया पूरा डिक्रीज हो गया, अब यहाँ पर क्या चालू हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ये साइकिल यहाँ से फिर से चालू हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आसान है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी, पूरा का पूरा डायग्राम देता है, आप देख सकते हो कॉर्पस लूटियम जो है वो धीरे धीरे साइज में छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे साइज में छोटा, देखते जाओ डायग्राम, देखो ग्राफ देखो आप लोग एनसीईआरटी का यही वाला डायग्राम देने वाले हैं ना, एग्जाम में यही आता है। कॉर्पस लूटियम देखो धीरे धीरे साइज में डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है ना। वैसे वैसे हार्मोन का लेवल भी डिक्रीज होते जा रहा है। एक समय के बाद कॉर्पस लूटियम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हार्मोन भी नहीं दिखेगा। जैसे ही हार्मोन नहीं दिखेगा ब्लड वेसल टूटना चालू हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक, चलो हटा दें इसको। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन। चलिए, क्लियर हो रहा है ना। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन का। आपको खाली ये दे देगा ग्राफ और पूछेगा भैया ये क्या है, समझ आ रहा है।
एस्ट्रोजन क्या है, प्रोस्टेरोन क्या है, FSH कौन सा है, ये जो बढ़ा ये क्या है, इसके बाद क्या होने वाला है, मतलब इसके बाद ओवेरियन इवेंट होगा। देखो चार टाइप के इवेंट हैं, क्या क्या। पहला पिट्यूटरी इवेंट, पिट्यूटरी इवेंट में हार्मोन, आपको मालूम है। पिट्यूटरी इवेंट के कारण कौन सा इवेंट चालू होगा, ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट के कारण कौन सा इवेंट चालू होगा, ओवेरियन इवेंट के कारण ओवेरियन हार्मोन बनेगा, ओवेरियन हार्मोन के कारण यूट्राइन इवेंट चालू होगा। क्लियर है? हाँ चलो।